हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो लेक्चर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे सर के ऊपर आई बटन आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर पिछले 4 लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके आपको चैप्टर वाइज जिस चैप्टर के ऊपर जितनी जितनी वीडियोस हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो सबसे इजी तरीका वही है। अगर मेरे सर के ऊपर आई बटन से ना मिले तो प्लेलिस्ट में चले जाना, और सर के ऊपर आई बटन मिल जाए तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि सभी यूट्यूबर्स करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप सपोर्ट करेंगे तो आपको वीडियो कंटेंट जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। आप कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। उससे एक यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। जब उसकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 5। सर आप इसमें क्या कराओगे? मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था कि आप एक क्वेश्चन कर आएंगे जिसका नाम है, नाम क्या, ये क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो लेक्चर अटेंड किया है, मैंने उनको ये दिया था कि आप एक बार उसको पढ़कर या ट्राई कर जरूर आओ, ठीक है। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? JR मोंगा बुक से लिया गया है। तो आप, अगर आपके पास ये बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। चलो तो जल्दी से हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। वंशिका लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स A, B एंड C। वंशिका लिमिटेड के पास 3 डिपार्टमेंट है A, B एंड C। Following information are supplied by these departments for the year ended 31st March 2019। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 31 मार्च 2019 यानी 18-19 जो साल है उस साल की आपको दे रखी है। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है A, B एंड C। डिपार्टमेंट वाइज आपके पास डिटेल्स है, तो जल्दी से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे परचेजेस दे रखी है, और ध्यान देना यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है। ये रुपीज़ नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपको गिवन है कि परचेज A डिपार्टमेंट ने 10,000 यूनिट की है, B डिपार्टमेंट ने 20,000 यूनिट की है, और C डिपार्टमेंट ने 30,000 यूनिट्स की है। सेल्स फिर से देखो यूनिट्स में दी गई हैं, ठीक है। 10,400 की सेल A डिपार्टमेंट ने की है, 19,600 की सेल B डिपार्टमेंट ने, और 30,600 की सेल मतलब यूनिट्स 30,600 यूनिट्स की सेल C डिपार्टमेंट ने की है। यहाँ पे आगे जाके इन्होंने ये भी बताया सेलिंग प्राइस पर यूनिट का सेलिंग प्राइस भी बताया है। 21 रुपीज़ A डिपार्टमेंट के लिए है, 22 रुपीज़ B डिपार्टमेंट का बताया, और 24 रुपीज़ C डिपार्टमेंट का बताया। तो सर इससे हम टोटल सेल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 10,400 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 21 में, तो हमारे पास सेल वैल्यू तो आ ही जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेल वैल्यू आपकी आ जाएगी। आगे कहते हैं यूनिट्स एट दी एंड, सॉरी यूनिट्स बोल दिया गलती से, स्टॉक एट दी एंड वो भी आपको यूनिट्स में दिए हुए हैं, 800, 1200 और 1400 यूनिट्स। आगे हम बात करते हैं टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर 9,59,000। ये जो परचेज दिए ये टोटल दिए तीनों डिपार्टमेंट की मिला के रुपीज में दिए, ठीक है। तो ऊपर ध्यान देना क्या दिया है, ऊपर यूनिट्स दिए डिपार्टमेंट वाइज, और नीचे क्या दिए, टोटल परचेज दिए 9,59,000 रुपए की टोटल परचेज दिए तीनों डिपार्टमेंट की। आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड। यहां से आपको पता लगेगा क्वेश्चन चाह क्या रहा है, क्या मांगना चाह रहा है आपसे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ वंशिका लिमिटेड। ओके जी, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट वो मांगना चाह रहा है, ठीक है। assuming that the percentage of gross profit on turnover is the same in each case, ठीक है। तो हर एक केस में ये मानते हुए कि हर एक केस में जो जीपी की रेशो है, टर्नओवर जीपी किस पे निकलता है, जीपी रेशो किससे निकलती है, सेल बेसिस पर, ठीक है।
टर्नओवर बेसिस पर। तो जो जीपी रेशो है तीनों डिपार्टमेंट में सेम ही है, ठीक है, जीपी रेशो तीनों डिपार्टमेंट की क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में आपको क्या समझ में आया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। P&L अकाउंट नहीं मांगा है, सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तो आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है? सर क्या बात कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ, इवन ओपनिंग स्टॉक की तो यूनिट्स भी नहीं दी हुई, ठीक है। चलो, क्या यहाँ पर सेल्स दी हुई है? हाँ सर, सेल्स तो दी हुई है। सेल्स तो हम निकाल लेंगे कैसे, 10,400 मल्टीप्लाई 2100, 10,400 मल्टीप्लाई 2100 तो कितनी होगी, 2,18,400। सर यहाँ पे आपने 2 कॉलम ही बनाए हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर देते हैं, ये लो जी, ठीक है, और एक कॉलम हम इस तरफ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, हो गया परफेक्ट काम। चलो, तो यहाँ पर जरा चलो नाम भी लिख ही देते हैं, यहाँ पर A B C, A B एंड C फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल के लिए काम कर रहे हो, जो साल 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, यानी 18-19 के लिए काम कर रहे हैं। तो ध्यान से करिएगा, 10,400 मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये हाईलाइट भी कर देते हैं एक बार साथ साथ। हाँ जी सुनो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओहो हाँ जी, 10,400 मल्टीप्लाई 21, 10,400 मल्टीप्लाई 21 दैट इज 2,18,400, 2,18,400। उसके बाद 19,600 मल्टीप्लाई 22, 19,600 मल्टीप्लाई 22, 4,31,200, 4,31,200। उसके बाद 30,600 मल्टीप्लाई 22, 30,600 मल्टीप्लाई 24, सॉरी 22 नहीं 24, 7,34,400, 7,34,400, ठीक है। तो ये हमारी डिपार्टमेंट वाइज सेल आ गई है। उसके बाद हमें क्या लिखना है सर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस। तो परचेजेस की तो टोटल वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो परचेजेस की क्या दे रखी है, टोटल वैल्यू गिवन है, बाकी उन्होंने यूनिट्स में बात की है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी, ये टोटल अमाउंट गिवन है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है, यहाँ पर इधर क्या आता है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई बात नहीं की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग दे क्या रखा है, ये हमें लिखना होता है डिपार्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पर क्या, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वो भी हमें यूनिट्स में दे रखा है, आप देखेंगे तो वो भी किस में हमारे पास, यूनिट्स में, 800, 1200 और 1400, सब कुछ तो इन्होंने यूनिट्स में दे रखा है। हाँ सर, सब कुछ यूनिट्स में ही दे रखा है। टू इधर क्या निकलेगा, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, इधर निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो भैया यहाँ पर सेल के अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ, परचेज टोटल में दे रखी है और बाकी सब कुछ यूनिट्स में दिया हुआ है, इवन ओपनिंग स्टॉक की तो यूनिट भी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें सारा का सारा काम वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रास्ता कहाँ से बन सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे रास्ता कहाँ से बन सकता है। हमारे पास परचेज यूनिट्स दे रखी हैं 10,000, 20,000, 30,000, और ये सेल की यूनिट दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी है। तो सेल वैल्यू तो चलो हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर परचेज से कुछ बात बन सकती है, परचेज की जो यूनिट्स हैं उससे कुछ बात बन सकती है। सर ऐसा नहीं कर सकते हम 10,000 ए डिपार्टमेंट, 20,000 बी डिपार्टमेंट, 30,000 सी डिपार्टमेंट, इन तीनों को जोड़ दें,
30 प्लस 20 50 प्लस 10 60 और डिवाइड बाई मतलब 959 डिवाइड बाई 60,000, ऐसे करके पर यूनिट का प्राइस निकाल लें। आप सोचो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ऐसा कहाँ बोला गया कि हर डिपार्टमेंट का परचेज प्राइस सेम है? ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर हर डिपार्टमेंट का परचेज प्राइस सेम होता फिर तो मैं ऐसे करके निकाल सकता था, लेकिन ये रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का परचेज प्राइस सेम नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए इन यूनिट्स को डिवाइड करके हम नहीं निकाल सकते पर यूनिट कॉस्ट, तो कोई और दूसरा तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो, तो मैंने ये इसलिए बताया, कई स्टूडेंट ये वाली गलती कर देते हैं, तो उनको समझाने के लिए बात मैंने करी है। अब बात करते हैं, क्या हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परचेज कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट वाइज। ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए? परचेज कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है, मेरे पास टोटल परचेज कॉस्ट तो है ही है। अगर मैं टोटल डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट निकाल लूं, ग्रोस प्रॉफिट सभी डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट का टोटल इकट्ठा ग्रोस प्रॉफिट निकाल लूं, तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है, चलो एक बार करके दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा वर्किंग नोट और यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट मार्जिन रेशो। या इसको बोल सकते हो आप जीपी रेशो। हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालनी है। ठीक है, फिर देखो पहले मैं कर देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से और समझाऊंगा। सुनो, क्या हम यहाँ पे ये ढूंढ सकते हैं जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, जो यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, उनको बेचेंगे कितने में? आप यहाँ पे देखो कितने बेच रहे हैं, 21 में। जो यूनिट्स, क्योंकि इसमें सेल प्राइस क्या है 21, तो जो यूनिट खरीद रहे हैं, जो यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, उनका सेल प्राइस हम ढूंढ सकते हैं कि उनको बेचेंगे कितने में। तो हम क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 21, तो हमारे पास क्या आएगा? जो हम परचेज कर रहे हैं यूनिट्स, उनका सेल प्राइस आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 22, 30,000 मल्टीप्लाई 24। अगर मेरी बात अभी समझ थोड़ी कम आ रही है, कोई बात नहीं, चलने दो आगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सेल प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड। तो कैसे निकालना है हमें? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। 10,000 मल्टीप्लाई 21, यहां पे मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा साथ साथ। 10,000 मल्टीप्लाई 21, उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई 22, और फिर है हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई 24, 30,000 मल्टीप्लाई 24। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उनका सेल प्राइस, कि हम उनको बेचेंगे कितने में। 10,000 मल्टीप्लाई 21, ये आ गया 2,10,000 रुपये। 20,000 मल्टीप्लाई 22, ये आ गया 4,40,000 रुपये। और 30,000 मल्टीप्लाई 24, ये आ गया हमारा 7,20,000 रुपये। तो अब हमारे पास 2,10,000 प्लस 4,40,000 प्लस 7,20,000, हमारे पास जो यूनिट्स हम खरीद रहे हैं उनको कितने में बेचेंगे वो प्राइस आ गया। ठीक है, परचेज कॉस्ट यहां से आप माइनस कर दो। क्या आपके पास तीनों डिपार्टमेंट की परचेज कॉस्ट है टोटल? ए बी एंड सी की, ए बी एंड सी की क्या टोटल कंबाइंड परचेज कॉस्ट दी है? अलग अलग तो नहीं पता आपको, कंबाइंड आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? हालांकि हमने करके दिखा दिया, आप सीधा परचेज कॉस्ट में लिख सकते हैं। कितनी दे रखी है? 5,59,000, 5 लाख कितना था, 9 लाख, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, 9,59,000, 9,59,000। तो ये कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 13,70,000 माइनस 9,59,000, ये आ गया जी
4,11,000 का प्रॉफिट। इसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? सर आपने इसमें से और खर्चे माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं थे। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई हम इतने में बेचेंगे, इतने में हमने खरीदी है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अगर वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कोई होता है इस क्वेश्चन में तो वो भी माइनस कर लेते, लेकिन वो कोई था ही नहीं, सिर्फ एक ही खर्चा था परचेज का। तो ये हमारे पास क्या निकल आया? ये निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट का क्या निकल आया जी? ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट की सेल है, हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको अगर मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, ठीक है, तो क्या करने वाला हूं मैं? जीपी डिवाइड बाई सेल्स, तो हमारे पास जीपी रेशो निकल आएगी। ठीक है, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। 12th क्लास में आपने एक जीपी रेशो पढ़ी थी, क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, आपके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, मतलब प्रॉफिट 4,11,000 का प्रॉफिट है, 13,70,000 रुपए की यहां पर सेल है। तो हमारे पास कितना आ गया भाई? 4,11,000 डिवाइड बाई 13,7, 411 डिवाइड बाई 13,70,000, 30%। तो जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% का है। ठीक है सर, आपने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 30%, देखो हर डिपार्टमेंट का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना है? 30% का है, 30% का है। तो यहाँ पे क्या तीनों डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन सेम है? हाँ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच केस। यानी ए डिपार्टमेंट भी 30% ग्रोस प्रॉफिट कमाता है, बी डिपार्टमेंट भी और सी डिपार्टमेंट भी। समझ में आ गई? चलो, तो हमें क्या पता लग गया? हर एक डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 30% है। ठीक है, चलो अब हमें इससे क्या फायदा होगा? हमें इससे परचेज प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो वर्किंग नोट यहाँ पे 2 बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज सेल है? क्या हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज सेल पर यूनिट है? यस, ए बी सी। तो यहां पर देखो सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट कितना कितना दे रखा है? 21। घबराओ मत, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा, 21, 22 और 24। अभी आप एक बार सीखते चले जाओ। जीपी क्या है इसका? ग्रोस प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशो। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट 30% का है ना, तो हम क्या करेंगे? 21 का पर यूनिट ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 21 का 30%, तीनों डिपार्टमेंट में सेम है जी। ग्रोस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है तीनों डिपार्टमेंट में सेम है, तो जीपी इसमें से हटा देंगे तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 22 रुपये का 30%, तो कितना हो गया? 6.60। 24 रुपये का सेल प्राइस है तो 30% प्रॉफिट है तो 7.20। अब हमारे पास क्या निकल आया? अब हमारे पास ऐसा करने से हमारे पास परचेज कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? परचेज कॉस्ट पर यूनिट, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। तो 21 में से 6.30 का इनका ग्रोस प्रॉफिट है, तो हमारे पास कितना आ गया जी? ये 14.70। इसका कितना आ गया? 22 माइनस 6.60 दैट इज 15.40। और इसका कितना आ गया? 24 माइनस 7.20 मतलब 16.80। तो हमारे पास परचेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई, परचेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब हमारे पास सारा काम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ठीक है, सारा काम अब हो जाएगा।
आपके पास परचेज यूनिट जितनी यूनिट हमने परचेज की हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो परचेज प्राइस आएगा। जिस परचेज कोस्ट पर आपके पास परचेज कोस्ट है तो क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे होता है, कोस्ट पर ही होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी है तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज कोस्ट, तो ये भी आ जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक में हमें यूनिट्स ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले हमें यूनिट्स निकालनी है और उसके बाद उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है परचेज कोस्ट से। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रही है। एक बार मैं दोबारा से समझा दूंगा फटाफट से, तो एक बार मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोबारा से मैं यहाँ पर समझा दूँ, नहीं तो क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट को ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी। सुनो ध्यान से, देखो सीधी बात है, मुझे बताओ जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, और ध्यान से सुनना, जो परचेज कोस्ट है उसी पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, उसी वैल्यू पर, यानी ये भी कोस्ट पर होता है और ओपनिंग स्टॉक भी कोस्ट पर होता है। मतलब अगर आप परचेज कोस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई परचेज कोस्ट पर यूनिट करना है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के लिए भी क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई परचेज कोस्ट पर यूनिट, डिपार्टमेंट वाइज आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स निकालना है, ठीक है। चलो वो बताऊंगा मैं कैसे निकालोगे आप। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, देखो यहाँ पे हमें ये सब कुछ यहाँ पर कंप्यूट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कोई भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स केवल हमें दी गई है और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टारगेट है वो परचेज कोस्ट पर यूनिट ढूंढना है, ठीक है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, इन्होंने कहा सभी डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं वो सेम कमाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम सभी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट देख लें कि वो कितना परसेंट, क्योंकि सभी का निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो सभी डिपार्टमेंट का एक जैसा ही है, तो 30%, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो यूनिट हम खरीदते हैं उनको कितने रुपए में बेचेंगे, तो सबसे पहले हमने उनकी सेल प्राइस ढूंढ ली कि जो यूनिट हम खरीद रहे हैं तो उनकी सेल प्राइस ढूंढ ली, टोटल में 13,70,000। जो यूनिट हमने खरीदी है उनकी परचेस को टोटल में दे रखी है, तो टोटलिटी में मैंने ग्रोस प्रॉफिट ढूंढ लिया तीनों डिपार्टमेंट का, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट से मुझे क्या पता लग गया कि टोटल ओवरऑल ग्रोस प्रॉफिट कितना, 30%। वही हर एक डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट है, सेम है डिपार्टमेंट वाइज ग्रोस प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, सेल प्राइस डिपार्टमेंट वाइज दी है हमने, अब पर यूनिट मतलब पर यूनिट निकालने के लिए अब उसको यहाँ पे रख दिया। सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, जीपी पर यूनिट हमने निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, परचेज कोस्ट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेज कोस्ट पर पहुंच गए, और अब काम बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हैं, फिर मैं ओपनिंग स्टॉक को कंप्यूट करना बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कैसे निकलेगी, 10,000, 20,000 और 30,000 ये यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाना है बस। 10,000, अब मैं यहाँ पे परचेज कोस्ट एक बार लिख दूँ आपकी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर यहीं पे लिख दो ना, हाँ यहाँ पे लिख लो जी, यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बताओ यूनिट्स कितनी है, परचेज यूनिट्स जो हमने खरीदी है। सर 10,000 इसमें है, और कितनी है, 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। तो परचेज कोस्ट निकल आएगी टोटलिटी में, परचेज कोस्ट 14.70 मल्टीप्लाई 10,000 कितना आ गया, 1,47,000, 147। 15,40,15.40 मल्टीप्लाई 20,000 दैट इज 3,08,000, और इसका 16.80 मल्टीप्लाई 30,000 तो 5,04,000, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। हमने परचेज को निकाल ली, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेते हैं जी। यूनिट्स में पहले देख लेते हैं, यूनिट्स क्या है, पहले यूनिट्स देख लो क्लोजिंग स्टॉक की, 800, 1200 और 1400, 800, 1200 और 1400, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू
कितनी 800 14.70 मल्टीप्लाई 800 11,760। मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा इधर 15.40 मल्टीप्लाई 1200 18,480 18,480। और अब 16.80 मल्टीप्लाई 1400 दैट इज 23,520 23,520 23,520। इसमें भी ये लगा देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करो और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो, तो हमारे पास परचेज कॉस्ट भी आ गई। सर इसको हाईलाइट कर दो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये हमारी परचेज कॉस्ट है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है, और ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है। तो इन दोनों को फटाफट से हमें यहाँ से उठा के लिख देना है। 1,47,000, 3,08,000 और 5,04,000। याद रखना 1,47,000, 3,854। 5,04,000, ठीक है। चलो जी, ये ओके आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 11,760 11,760 11,760 और 18,480 18,480 18,480 और हमारे पास है 23,520 23,520 23,520। तो वर्किंग नोट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट 2। और ये हमने निकाली है वर्किंग नोट, हाँ ये भी वर्किंग नोट 2 से ही निकाली है, वर्किंग नोट 2। चलो, अब हम बात क्या कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अगर ओपनिंग स्टॉक भी निकल आए तो फिर हमारा ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, चलिए ओपनिंग स्टॉक में निकालना आपको बताता हूँ। देखो ओपनिंग स्टॉक आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। पहले आप यूनिट्स निकाल लेंगे और फिर उसके बाद परचेज कॉस्ट से डिपार्टमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके वैल्यू। चलो सर बताओ जरा कैसे निकलेगी ओपनिंग स्टॉक, सुनो। हाँ जी, सबसे पहले यूनिट सोल्ड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगी, चलो यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्स, अभी हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, कितनी यूनिट बेची हैं पहले वो लिखो, प्लस देखो इतनी यूनिट्स बेच दी हैं, इतनी यूनिट्स इनके पास हैं अभी भी, क्लोजिंग स्टॉक ये भी यूनिट्स में, सभी अभी यूनिट्स में लिख रहे हैं हम। इतनी यूनिट्स ऊपर वाली बेच दी हैं, इतनी अभी भी हैं, तो टोटल इनके पास यूनिट थी कितनी, ये टोटल इतनी यूनिट थी इनके पास, इतनी बेच दी, इतनी अभी भी पड़ी हैं। अच्छा, अगर इसमें से हम परचेज वाली यूनिट्स हटा दें, जो परचेज हैं, तो क्या हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स आ जाएंगी, हाँ कि ना, हाँ सर। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अभी दोबारा भी समझा देता हूँ मैं, एक बार इसको लिखने दो जरा। कितनी है जी परचेज, कितनी, चलो सबसे ऊपर परचेज दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000। परचेज यहाँ पे 10,000, 20,000 और 30,000, इसको लिखना माइनस में, चिंता ना करो, अभी दोबारा भी समझाऊंगा। फिर उसके बाद सेल 10,400, 19,600 और 30,600, 10,400
19,600 और 30,400, 30,600 सॉरी, 10,400, 19,600 और 30,600, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स हैं? 800, 1200 और 1400, 800, 1200, 1400। तो 10,400 प्लस 800 माइनस 10,000, 1200 यूनिट हमारी ए डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है। 19,600 प्लस 1200 माइनस 20,000, तो 800 यूनिट हमारी बी डिपार्टमेंट की ओपनिंग स्टॉक में है। और 30,600 प्लस 1400 माइनस 30,000, 2,000 यूनिट हमारी सी डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में हैं, ठीक है। सर एक बार समझा दो, ये सुनो दी, सिंपल बात है। देखो आपने सोल्ड, आपने सोल्ड यूनिट बेच दिए हैं, आपने 10,000 यूनिट बेची हैं किसी भी चीज़ की। आपके गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक, आपके गोडाउन में 20,000 अभी भी यूनिट पड़ी हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल यूनिट कितनी थी? 30,000 थी कि नहीं? इतनी यूनिट आप बेच चुके हो, उतनी अभी भी पड़ी है, तो 30,000 यूनिट थी ना। अच्छा, आप ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास आपने इतनी यूनिट इस साल अभी खरीदी, इतनी यूनिट खरीदी थी इस साल, कितनी? 12,000 यूनिट। 30,000 आपके पास टोटल यूनिट थी, जिसमें से इस साल कितनी खरीदी थी? 12,000। तो बाकी यूनिट कहां से आई आपके पास? 30,000 यूनिट कैसे बनी? तो बाकी आपकी ओपनिंग स्टॉक ही तो थी, कितनी? 18,000। तो यही तो है, इतनी हमने बेच दी, इतनी हमारे पास पड़ी है, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी थी? 30,000। 30,000 हमारे पास कैसे आई? इस साल हमने 12,000 खरीदी, तो बाकी पिछले साल की बची होंगी वही तो, तभी तो 30,000 हुई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम करते नहीं, तो पिछले साल की बची होंगी। तो इस तरह से हमने ये निकाला। तो 30,000 में से 12,000 आपकी खरीदी हुई है, तो आपकी ओपनिंग स्टॉक है। यहीं पे यही चीज़ अप्लाई करी हुई है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे परचेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल के, परचेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल के आप क्या निकाल लोगे? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। तो जल्दी से आओ फटाफट से, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 14.70, 15.40, 14.70, 15.40 और 16.80, ये हमने निकाल रखी है पहले। तो अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ये वैल्यू निकल आएगी ओपनिंग स्टॉक की। और ये वर्किंग नोट नंबर 3 आप बोल देना इसको, वर्किंग नोट नंबर 3। चलो जी, 1200 यूनिट हैं और 14 रुपये 70 पैसे की, 17,640। 800 यूनिट मल्टीप्लाई 15 रुपये 40 पैसे, 12,320, 12,320 और 2,000 मल्टीप्लाई 16 रुपये 80 पैसे, 33,600, ये हमारी ई आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई जी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, 33,600, 12,320 और 17,640, बिल्कुल सही आ रही है। तो फटाफट से मैंने बुक में चेक कर लिया है, जल्दी से वहीं से लिख देता हूँ मैं। 17,640, 17,640, उसके बाद है 12,320, 12,320 और 33,600, 33,600, ठीक है। चलो अब फटाफट से बस जीपी निकाल लो और हमारा काम खत्म हो जाएगा। 21 2,18,400 प्लस 11,760 माइनस 17,640 माइनस 147 और जीपी निकल आया 65,520, 65,520 जो कि हमारी बुक से बिल्कुल मैच हो गया है। 65,520 ये हमारा डिपार्टमेंट ए का निकला है। 4,31,200 प्लस 18,480 माइनस 12,320
माइनस 3,08,000, ये आ गया जी 1,29,360, ये भी मैच हो गया हमारा 1,29,360 रुपये का प्रॉफिट। और इसका देख लेते हैं 3,34,400 प्लस 23,520 माइनस 23,600 माइनस 5,04,000, 2,30,320, 2,30,320। ठीक है, ये टोटल आप खुद लिख लेना, टोटल करके बस टोटल का काम बचा हुआ है, आप ये खुद कर सकते हो। मेन काम हमारा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि JR मूंगा में दिया हुआ है। इसका पेज नंबर 15.6 है, ये 2020 एडिशन है। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये बात मेरी समझ में आ गई है तो भी आप कमेंट्स करो कि आपको कितनी बात मेरी समझ में आई है और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, जिससे मुझे आगे पता चलेगा कि भाई आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आगे काम करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।